हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए MPADPO की एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। आपसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस भी है। तो आज चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। वैसे मैंने पिछले 2 वीडियो और बनाए हुए हैं। उनमें मैंने एक तो कंप्लीट सारे चैप्टरों को कैसे चैप्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, उनका लिंक क्या है, सेक्शंस के लिंकिंग क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर करवाई। अपना जो मतलब अपना जो नॉलेज है, पर्सनल स्किल के जो है मेरी, मैं किस तरह से सेक्शंस को याद करती हूँ और मुझ किस तरह से काफ़ी समय लंबे समय तक मुझे सेक्शंस याद रहती है, तो वो तरीका भी मैंने उस दोनों वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में तो मैं सारे चैप्टर के ग्रुप्स को कैसे लिंकिंग करना है और सेक्शंस को कैसे लिंकिंग करना है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे चीज़ों को याद करना है। और जो एक वीडियो बनाया है उसमें चैप्टर 1 और 2 के बारे में बताया है। उसमें चैप्टर 1 और 2 में मतलब सारे सेक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करा है, किस तरह से सेक्शंस को लिंकिंग करना है एक दूसरे सेक्शन से और किस तरह से याद करना है। मतलब उसकी ट्रिक बताई है। उस ट्रिक के माध्यम से याद करने से क्या है कि काफ़ी समय तक चीज़ें याद रहती है, दिमाग में भूलते नहीं, हमेशा के लिए याद रह जाती है। और रटना नहीं पड़ता है। एक तो रटने से कोई चीज़ें याद रहती नहीं काफ़ी टाइम तक, तो हमको रटना नहीं पड़ता है। तो चलिए हम आज जो चैप्टर है चैप्टर 3 और बाकी के जो भी चैप्टर बचे हैं लास्ट तक के 7 तक, चैप्टर 3 से 7 तक हम आज डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो में। और उसके पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक ज़रूर करिए अगर आपको पसंद आता है तो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमारा हौसला बढ़ाता है हमारा। तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि टॉपिक वाइज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में क्या है, अपराध एवं शास्तियों के बारे में है ना, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में चैप्टर 3 में दिया हुआ है। तो इसका सेक्शन है 10 to 14। 10 to 14 दिया हुआ है। तो इसमें टोटल 5 सेक्शन है। तो इसमें सेक्शंस को कैसे लिंक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो सेक्शन ये 10 है और ये है 11, ठीक है। इन दोनों को आप आपस में लिंक कैसे करेंगे, तो इस तरह से मैं जैसे अपने नोट्स बनाती हूँ उसमें तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ, उस नोटबुक में लिख लेती हूँ इस तरह से। तो इसमें विधि विरुद्ध संगम की बात है, दोनों में सेम बातें की है। सेक्शन 10 और 11 दोनों सेम बात करती है, विधि विरुद्ध संगम की बात करती है। अनलॉफुल एसोसिएशन की बात करती है। तो 10 में क्या है कि जो अनलॉफुल संगम है उसका मेंबर होने के लिए पनिशमेंट होने पर, मतलब कोई सिर्फ मेंबर भी है अनलॉफुल एसोसिएशन का तो उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा। तो आप सिर्फ इसमें लिख लीजिए, इसमें क्या है कि इसमें पनिशमेंट है। 11 में क्या है कि इसमें भी पनिशमेंट ही है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। ये किसका पनिशमेंट है, तो विधि विरुद्ध संगम जो है उसका पनिशमेंट इसमें पूरा चैप्टर 3 में दिया हुआ है ना। विधि विरुद्ध संगम जो है अनलॉफुल एसोसिएशन, उसका जो ऑफेंस होता है और जो उसकी पेनल्टीज वगैरह है वो चैप्टर 3 में पनिशमेंट दिया गया है उसका। चैप्टर 2 में तो उसके बारे में बताया गया है अनलॉफुल एसोसिएशन के बारे में।
और उसका पनिशमेंट 3 में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगी चीज़ें, आप कनेक्ट कर लेंगे तो सेक्शन 10 ये कहता है कि जो विधि विरुद्ध संगम का सदस्य होने पर शास्ति की बात करता है। तो इसका फर्स्ट है सब सेक्शन 1 का ए है कोई व्यक्ति जो फर्स्ट है सदस्य है और बना रहता है ना, अनलॉफुल एसोसिएशन का मेंबर है और उसमें बना रहता है। सेकंड ये कहता है कि भाग लेता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। थर्ड कहता है कि कंट्रीब्यूट करता है, अभिदाय करता है, प्राप्त करता है या इच्छा करता है, ठीक है, डिजायर करता है। और फॉर फाइंड कहता है सहायता करता है, एडिंग करता है, ठीक है। अब इसका सेकंड सब सेक्शन सेकंड है नहीं, सब सेक्शन सेकंड नहीं, मतलब इसका मतलब उसमें इसमें सजा की बात है। सजा कितनी होगी, तो जो कोई ये सारे काम करता है, मतलब मेंबर है उसमें बना रहता है, भाग लेता है, सहायता करता है या कंट्रीब्यूट करता है, तो उसकी सजा क्या होगी, तो 2 साल तक की सजा है और एंड फाइन है। 2 साल की सजा एंड फाइन, ये याद जरूर रखिएगा कि एंड फाइन है और फाइन भी है। और इसका बी पॉइंट कहता है गोला बारूद कब्जा में रखना। तो इसका बी का फर्स्ट पॉइंट है किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, है ना, जैसे गोला बारूद वगैरह जो रखते हैं विस्फोटक चीजें, इनसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या पनिशमेंट होगा, तो मृत्यु, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, आल्सो बी फाइन। तो ये आप मतलब शॉर्ट में बनाते चलिए, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ इसी तरह से शॉर्ट में आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, ताकि आपको शॉर्ट में चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, फिर आप बेरेक्ट पढ़िएगा, जो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी वो आप बेरेक्ट से कवर कर लीजिएगा। तो आपको चीज़ों को जितने ब्रेक करके चलेंगे, शॉर्ट में बना के चलेंगे, उतनी आसानी से याद रहेगी। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद आप 1-2 बार इनको पढ़ना है, रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ देखना है कि किस सेक्शन का कनेक्टिविटी किससे हो रही है, लिंकिंग कहाँ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है अन्य दशा में क्या पनिशमेंट होगा, अदर कंडीशन में, तो 5 ईयर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, आल्सो बी फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब चैप्टर तो यही है अभी, इसकी और सेक्शन बची है 3 की, 4 में बाद में आएंगे, पहले चैप्टर 3 को ही देख लेते हैं। इसमें सेक्शन ए जो है 12 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार इसको। अधिसूचित स्थान के बारे में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति, है ना, मतलब जो नोटिफाई किया है, जो गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है कि भाई अधिसूचित स्थान है, इसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा और उसका उल्लंघन करता है, 8(3) में दिया गया है कि जो है उसका उल्लंघन करेगा वह सजा, उसकी सजा क्या होगी, तो 1 साल एंड फाइन होगी, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या कहता है इसका, सबसेक्शन 2, 12 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि 8(4) का उल्लंघन किया है ना, 8(4) का उल्लंघन किया, मतलब पनिशमेंट तो दोनों में सेम रहेगी, दोनों पॉइंट में, दोनों सबसेक्शन में सेम पनिशमेंट है, 1 साल एंड फाइन, ये याद रखना है बस आपको। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है इसका 12 का, कि ऐसे स्थान में जानबूझकर प्रवेश करेगा या प्रयास करेगा, ठीक है, जानबूझकर प्रवेश करेगा, प्रयास करेगा, ऐसे कैसे आपको याद करते चलना है, नोट डाउन करते चलना, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ, इससे आसान हो जाएगा आपको याद करना। वैसे हम ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं हमारे यहाँ पर जो कोई नहीं पाते ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, उनके लिए आसानी हो जाएगी। मेरा तो प्रयास यही है कि आप सभी लोग का फ़ायदा हो और आपका सिलेक्शन हो, चाहे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करें चाहे ना करें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो यही चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, और बस हमारा ये है कि हमारे द्वारा किया गया काम किसी के काम आए, और ये जो हमारा नॉलेज है हम ये बस हमारे ही पास न रह जाए, ये सबके पास जाए और सबका फ़ायदा हो। तो चलिए 13 क्या कहता है, सेक्शन 13 में भी पनिशमेंट है किसका, अनलॉफुल एक्टिविटीज का पनिशमेंट है इसमें, है ना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप जो है उसका पनिशमेंट 13 में दिया गया है। 13 का सब सेक्शन 1 का ए कहता है कि भाग लेगा, उसमें मतलब पार्टिसिपेट करेगा,
अनलॉफुल एक्टिविटीज में भाग लेगा, ऐसी क्रिया करेगा। बी, समर्थन करेगा, उसमें दुष्प्रेरण करेगा, सलाह देगा, उद्दीप्त करेगा, तो इन सब का पनिशमेंट क्या होगा? 7 ईयर एंड फाइन। ठीक है, 7 साल एंड ऑल्सो बी फाइन। और 14 में सिर्फ हेडिंग याद करना है आपको। 14 में क्या है? अपराधों का संज्ञेय होना। सिर्फ आपको हेडिंग याद करना है, अपराधों का, अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, इसे बारे में बताया गया है। तो ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है 14 भी, आप इसको जरूर याद करिए। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही बताऊंगी। 13 का 2 क्या कहता है कि विधि विरुद्ध क्रिया में उस संगम को जो 3 की सबसेक्शन 3 की घोषणा के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार से सहायता करेगा। कौन सी घोषणा के लागू होने में? जो 3 के धारा 3 में घोषणा की जाती है, तो वो लागू हो गई है, तो उसके बाद किसी भी प्रकार से सहायता करता है उस संगम में, है ना, कोई व्यक्ति, तो उसको क्या सजा मिलेगी? 5 साल या फाइन। ठीक है, 5 साल या फाइन। इसमें थोड़ी कमी याद रखिएगा, 5 साल और या फाइन है, आर फाइन है। फिर अब चैप्टर 4 आता है हमारा। चैप्टर 4 आतंकवादी क्रियाओं के लिए पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा आतंकवादी क्रियाओं के लिए पनिशमेंट की बात करता है। तो चैप्टर हमने जैसे लिंकिंग करना बताया था, इसलिए हमने इसमें आ रहा है आपका चैप्टर 4, 5 एंड 6 आ रहा है। 7 को अलग से याद करना है, क्योंकि चैप्टर 4, 5, 6 तीनों एक ही बात करती है, आतंकवादी की बात करती है। ठीक है, तो सेक्शन मतलब चैप्टर 4 आतंकवादी क्रियाओं के लिए पनिशमेंट की बात करता है। तो 15 से 23 इसका सेक्शन है, 15 to 23। ठीक है, और जो है ना, चैप्टर 5 क्या कहता है? यूज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को, हाँ, हाँ, यूज की जाती है प्रॉपर्टी, तो चैप्टर 5 में यूज की जाती है। वो आतंकवादी कार्यों के द्वारा जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, उनको यूज की जाती है, मतलब संपत्ति का संपरण और जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाए। मैं आगे अगले चैप्टर में बताऊंगी। मैं तो आप बस एक इसी को देख लीजिए, चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 का सेक्शन 15 से 23 तक दिया हुआ है, टोटल 9 इसमें सेक्शन है। तो इसमें भी पनिशमेंट की बात है, आतंकवादी क्रियाओं के मतलब ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, एक्ट है, उसके लिए पनिशमेंट इसमें है। 15 एंड 16 सेक्शंस को लिंक कर लीजिए साथ में, दोनों एक ही बात करती है। क्या कर 15 और 16 क्या कहता है? आतंकवादी कार्य की बात करती है, टेररिस्ट एक्ट। तो 15 जो है कार्य की बात करता है, और 16 क्या? उसका पनिशमेंट देता है ना। 15 में कार्य किया जाता है आतंकवादी, और 16 में उसका पनिशमेंट दिया जाता है। तो दोनों साथ की सेक्शन हो गई। तो 16 पनिशमेंट कौन सा देता है उसके बारे में बताते हैं कि ए नंबर है इसका, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर, अगर आतंकवादी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या पनिशमेंट होगा? मृत्युदंड, है ना, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। तो आप शॉर्ट में करके चलिए, मृत्यु, LI एंड फाइन। बी इसका क्लॉज है, अन्य दशा में क्या पनिशमेंट होगा? तो 5 साल, 5 ईयर, LI एंड फाइन। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शन, 15, 16। 17 है आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड। अब ये आतंकवादी कार्य के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसके लिए पनिशमेंट है 17 में। तो क्या पनिशमेंट है? 5 ईयर, LI एंड फाइन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 18 में आते हैं। 18 में क्या है? षड्यंत्र के लिए दंड, कॉन्स्पाइरेसी के लिए पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट है 18 में? कॉन्स्पाइरेसी, षड्यंत्र के लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो 5 साल, LI एंड फाइन। ठीक है, 5 साल, LI एंड फाइन। आगे की सेक्शन जो है उनमें भी 5 साल और LI आएगा आपका, मतलब 5 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी। तो 18A और 18B दो सेक्शन है, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, दोनों में एक ही बात है, टेररिस्ट की बात है, इसमें आतंकवादी की बात है। तो 18A क्या कहता है? आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए पनिशमेंट, इसमें शिविर आयोजित करने के लिए पनिशमेंट दिया था 18A में। ठीक है, 18B को कैसे पनिशमेंट करेंगे, मतलब कैसे रिलेट करेंगे?
कार्य, आतंकवादी कार्य के लिए व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए पनिशमेंट। 18 क्या है, शिविर आयोजित करने के लिए। और 18B क्या है, भर्ती की जाती है लोगों की आतंकवादी कार्य में, कार्यों के लिए भर्ती की जाती है व्यक्तियों की, इसके लिए पनिशमेंट है 18B में। तो बी से भर्ती हो गई। और ऐसे आयोजित करना, क्या आयोजित करना, शिविर। ठीक है, याद हो गया आपको, आई होप आपको याद हो ही जाएगा, इस तरह से आपको अच्छा लग रहा होगा। और इसका पनिशमेंट क्या है, दोनों का सेम है, 5 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी, आल्सो भी फाइन। और 18 में भी वही था, 18A में भी वही है, 18B में भी वही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर 19 सेक्शन में। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, 18 भी इम्पोर्टेंट है, 18A और एंड बी भी इम्पोर्टेंट है सेक्शन, आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए डायरेक्ट पे। 19 हार्बरिंग, संश्रय देने के लिए पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट है, 3 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी। ठीक है, 3 साल से कम का नहीं होगा मतलब, और जो वो विस्तार होगा उसका एक्सटेंड होगा तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाएगा, और एंड फाइन भी। ठीक है, तो हार्बरिंग, संश्रय देने के लिए क्या पनिशमेंट है, उसके बारे में है ये 19। तो इसमें वाइफ को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, हस्बैंड को वाइफ जो संश्रय देती है अपने यहाँ, तो उस वाइफ नहीं आएगी इसमें, जैसे IPC में बताया गया हार्बरिंग का 52 या 52A में बताया गया हार्बरिंग। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन और आ रही है आपकी, इसमें जो है ना सेक्शन 20-21, सेक्शन 20-21 दोनों को लिंक कर लीजिए साथ में, ये भी दोनों आतंकवादी की ही बात करते हैं। तो 20 बात करता है गैंग या संगठन का सदस्य, कौन सी गैंग, आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य। ठीक है, और 21 क्या है, आतंकवादी जो आगमों है, मतलब आगमों का मतलब है लाभ, जो लाभ प्राप्त होते हैं आतंकवादी काम करने से, जो लाभ प्राप्त हुए उनको धारित करने के लिए, है ना, आतंकवादी लाभ को धारित करने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। इसमें दोनों में पनिशमेंट है। तो 20 का पनिशमेंट और 21 का दोनों का सेम ही है। इसमें सीधे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, कोई सभी मिनिमम इसमें पनिशमेंट नहीं है, मतलब कोई 3 साल, 7 साल, 10 साल नहीं है, इसमें सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ओनली, एंड फाइन भी, आल्सो भी फाइन है। ठीक है, दोनों का सेम है, 20 का और 21 का। 20 में याद रखना है गैंग है, और 21 में लाभ की बात है, आगमों की बात है। 22 साक्षी को, जो विटनेस है उसको धमकी देना, धमकी दी जाती है, विटनेस को ट्रीट किया जाता है, तो वो 22 में है। तो 3 साल एंड फाइन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद करके रखना है, आ भी सकती है। 22A और 22B दोनों को कनेक्ट कर लीजिए साथ में, क्योंकि इसका पनिशमेंट भी साथ में सेम ही है। ठीक है, दोनों का पनिशमेंट एक ही सेक्शन में दे दिया है, C में। तो 22A 22B दोनों में ऑफेंस की बात है, अपराध की बात है। तो 22A का कौन सा अपराध है, कंपनियों द्वारा अपराध किया जाता है। 22A सेक्शन जो है उसमें कंपनियों के द्वारा अपराध किया जाता है, 22B में सोसाइटी और न्यासियों के द्वारा अपराध किया जाता है। तो दोनों का पनिशमेंट C में दिया जाता है, 22C में पनिशमेंट दिया गया है। तो ये सेक्शन कब जुड़ी गई है, ये सेक्शन जो दोनों, ये तीनों सेक्शन जोड़ी गई है 2013 में, 2013 में जोड़ी गई है। ये 2013 का जो एक्ट, मतलब ये था क्रमांक 3, उसकी सेक्शन 7 के द्वारा जोड़ी गई है ये। इसमें 1 फरवरी 2013 से जोड़ी गई है तीनों सेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा। पनिशमेंट क्या है, C में दिया गया है। तो इसमें 2 तरह के पनिशमेंट है, मतलब एक तो है कि 7 ईयर से कम का नहीं होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन भी। तो आप ज़्यादा है, मतलब इसको ऐसे ही याद करिए शॉर्ट में, 7 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट LI मतलब, एंड फाइन भी। तो क्या होगा, फाइन 5 करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा, और उसका विस्तार क्या होगा, तो 10 करोड़ तक हो सकेगा। ठीक है, सेकेंड बात ये कहता है। चैप्टर 5 में आते हैं। चैप्टर 5 प्रॉपर्टी की बात करता है, 5 से प्रॉपर्टी को रिलेट कर लीजिए, मतलब जैसा लिखा हुआ है हमको याद करने के हिसाब से उसको अलग तरह से हमारी ही शब्दों में लिखना
होगा तब हमको इजीली तरीके से याद हो जाएगा। जब हमको याद हो जाएगा तब हम डायरेक्ट की लैंग्वेज में आ जाएंगे। जब तक हमको याद नहीं होता तब तक हमारे ही भाषा में, हमारे ही शब्दों में चीज़ों को याद करो तो वो आसानी से याद हो जाती है। तो चैप्टर 5 की किताब प्रॉपर्टी की बात करता है। क्या करना? संपत्ति का संपहरण किया जाता है, प्रॉपर्टी को संपहरण किया जाता है जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना है। किस संपत्ति का संपहरण करना है? जिसका यूज जो है आतंकवाद के लिए किया जाना है, ऐसी संपत्ति को संपहरण किया जाता है चैप्टर 5 में, है ना। तो इसका है 24 to 34। 24 to 34 आसान है याद करना है। इसका ग्रुप टोटल सेक्शन 11 है। आज मेरे गले में दर्द है, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है ये वीडियो करवाना, बोल पाना। मुझे खाना अटक गया था खाते समय, बहुत तकलीफ हो रही है गले में। इसमें सेक्शन 25 करना है, 24 छोड़ दीजिए, मतलब फिर डायरेक्ट में आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बता देती हूँ। 25 में अन्वेषण की पावर, इन्वेस्टिगेशन एंड जो अभिहित प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी है, उसकी पावर की बात की गई है। 25 में पावर दी गई है। 5 को आप रिलेट कर लीजिए पावर से। 25 में क्या है? पावर है। किसकी? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की और अभिहित प्राधिकारी की। एंड उनको आदेश के विरुद्ध अपील, और उन्होंने जो आदेश दिया है, मतलब जो प्राधिकारी ने जो आदेश दिया है उसके विरुद्ध अपील की जाएगी। कहाँ की जाएगी और कब की जाएगी? तो कोर्ट में अपील की जाती है। कोई अथॉरिटी ने कोई आदेश दिया है ना, तो उसके अगेंस्ट अपील होगी कोर्ट में। और कितने दिन के अंदर होगी? 30 दिन के अंदर होगी। कब? आदेश की तारीख से 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आते 28 में। हाँ, बस इसमें दोनों ही सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस यही देखना है। 25 में पावर किसको है और अपील कहाँ होगी, कितने दिन के अंदर होगी। 28 में अपील, वही 28 में भी अपील की बात है, तो 28 में अपील कहाँ होगी? तो सेक्शन 26 में कोर्ट ने संपहरण का आदेश किया है, तो कोर्ट के आदेश से जो कोई व्यतीत व्यक्ति है, आदेश की तारीख से 1 माह के अंदर, इसमें 1 माह दिया हुआ है, इसमें 30 दिन की है, इसमें 1 माह दिया है। तो वैसे तो है सेम, लेकिन 1 माह में 31 दिन भी आ सकते हैं ना। 1 माह के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा जिसके जुरिस्डिक्शन में वह कोर्ट आती है ना। जिस कोर्ट ने आदेश दिया है वह कोर्ट हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर आनी चाहिए, मतलब जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का होना चाहिए उसके अंदर, तो वो आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 आतंकवादी संगठन और व्यष्टि की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स की बात करता है चैप्टर 6, ठीक है। 35 to 40, 35 से 40 सेक्शन है। इसमें टोटल 6 सेक्शन है, जिसमें से सिर्फ हमको इंपॉर्टेंट सेक्शंस करना है। अब तो इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगी सारी, हमको डिटेल में सारी करना नहीं है। एक बार आप डायरेक्ट को रीड कर लीजिएगा, जो कोई सेक्शन आपकी रह जाती, पहले ये वाली याद हो जाएंगी आपको, तब भार आपका कम हो जाएगा, तो फिर आप उनको चाहे तो उनको पढ़ लीजिएगा, तो वो भी अपने आप याद हो जाएगी। 35 संशोधन की बात करता है, किसमें? जो अनुसूची है उन अनुसूचियों का संशोधन की बात करता है। शेड्यूल्ड की जो अमेंडमेंट है उनकी बात करता है 35। कौन करता है इनमें संशोधन? सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें संशोधन करती है। क्या क्या करती है? तो जो फर्स्ट शेड्यूल है और 4th शेड्यूल है ना, ये याद रखना, सब में ये आएगा, फर्स्ट 4th। फर्स्ट में वो नाम ऐड किए जाता है संगठन, कौन कौन सा संगठन है? 42 संगठन है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नाम जोड़े हैं। और 4th में क्या, नाम हटाना वगैरह, मतलब 4th और दोनों में, फर्स्ट में भी 4th में भी यही दिया गया है। जो संगठन इंडिविजुअल्स है उसके नाम की बात करता है 4th। तो इनके नामों को जोड़ा जाता है और नामों को हटाया जाता है। 4th में 4 इंडिविजुअल्स है, ठीक है। 37 पुनर्विलोकन समिति की बात करता है ना, पुनर्विलोकन कमेटी जो है उसकी बात करता है 37। तो इसका फर्स्ट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 36 के लिए एक समिति गठित करती है। और सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि एक अध्यक्ष और 3 मेंबर होंगे। कितने होंगे? एक अध्यक्ष और 3 मेंबर होंगे। तीसरा कहता है अध्यक्ष हाई कोर्ट, मतलब अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी? तो हाई कोर्ट जज है या रहा है,
है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस, हाई कोर्ट जज है या रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है इसको, अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सिटिंग जज है तो उस केस में, उस कंडीशन में, उस दशा में मतलब हाई कोर्ट जज से, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसेंट ली जाएगी, तब अपॉइंट किया जाएगा अध्यक्ष के रूप में था। चलिए चैप्टर 7 में आते हैं, लास्ट है हमारा अब ये, इसमें सेक्शन है 41 to 53, मिसकेलेनियस है ये। 7 से मिसकेलेनियस का साउंड आ रहा है, याद करने के लिए इस तरह से साउंड आता है तो वो याद हो जाता है, ठीक है। तो चैप्टर 7 से मिसकेलेनियस हो रहा है, प्रकीर्ण। टोटल 13 सेक्शन है इसमें। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी मैं बता देती हूँ। 41 इसमें इंपॉर्टेंट है, 42 इंपॉर्टेंट है। तो 41 में से आपको याद रखना है हेडिंग इसका, क्योंकि उसके अंदर भी यही बातें बताई, संगम का बने रहना वाली बात बताइए 41 में। 42 क्या है, प्रत्यायोजन की शक्ति है, डिलीगेट की पावर, डिलीगेटेड की पावर है इसमें, मतलब शक्ति विभाजन की जो पावर है 42 में वो दी गई है। तो किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है वैसे पावर, तो वो शक्तियों का विभाजन करता है, अपनी जो पावर है किसी और को दे, स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने अधीनस्थ को पावर दे देता है, इस तरह से एक दूसरे को ये पावर दे देते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, मेन पावर, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है, और थर्ड अधीनस्थ को पावर दे देते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को जो पावर दे दी जाती है, अपनी पावर किसी और को दे देगा, है ना। तो ये इस पावर को शक्ति विभाजन कहते हैं, प्रत्यायोजन की शक्ति कहते हैं, ठीक है। अब 43A, हाँ 43A एंड 43B, 43C, 43D साथ साथ में लेके चलना है। 43A और 43B को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। तो इसमें पावर दी गई है किसकी, अरेस्ट करने की पावर, गिरफ्तारी की शक्ति। ये मेरे शब्दों में है, मतलब जैसे मैंने बनाया ऐसे आपको आप भी बना लीजिए, तो आपको इस याद करने में आसान हो जाए, चीज़ों को आसानी से करते चलिए तो याद रखने में आसानी हो जाती। 43 और 43B में क्या है, गिरफ्तारी की शक्ति, गिरफ्तारी की जो पावर है वो किसको है, तो ये बारे में बताई गई है 43A में और 43B में। तो 43B में तो प्रोसीजर दी गई है, ठीक है। 43A में शक्ति दी गई है और 43B में प्रोसीजर, प्रक्रिया दी गई है गिरफ्तारी की कि कैसे की जाएगी। 43C, 43D दोनों को लिंक कर लीजिए। तो 43C क्या कहता है, CRPC लागू होगी। C क्या कह रहा है, मतलब 43D और C दोनों ये कह रहा है CRPC का लागू होने की बात कहती है दोनों सेक्शन, इसीलिए दोनों को साथ में कनेक्ट करना है। तो 43C कहता है CRPC लागू होगी, और 43D कहता है CRPC संशोधन कब लागू होगी, संशोधन के साथ, मतलब रूपांतरित के रूप में लागू होगी, ठीक है। लागू तो होगी CRPC, लेकिन कैसे होगी, उपांतरण रूप के, अमेंडमेंट, मतलब वो मॉडिफाई के रूप में लागू होगी, ठीक है। अब आता है सेक्शन 43A, मतलब है ना ये जो सेक्शन है ये कब जोड़ी गई इसके बारे में है कि सेक्शन 43A से सेक्शन 43F तक ये सेक्शन है, ये जोड़ी गई है 31/12/2008 से ये जोड़ी गई है। इसका जो क्रमांक था, जो नंबर था 35, उसकी सेक्शन 12 के द्वारा इसको जोड़ा गया है, इन सेक्शंस को। अब आता है 45 इंपॉर्टेंट है, साक्ष्यों का संरक्षण की बात करता है 45, जो विटनेसेस हैं उनका प्रोटेक्शन किया जाता है 45 में। तो जो प्रोसीडिंग होगी अगर साक्षी चाहेंगे तो बंद कमरे में की जाएगी, इसके बारे में 44 में बताया गया है। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका 4 पॉइंट याद रखना है, ये उपधारा 3 का उल्लंघन करेगा, है ना। 44 में जो उपधारा 3 दी गई है उसका जो उल्लंघन करेगा, तो जो मतलब कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग है, किसी विटनेस का नाम नहीं बताएंगे, ये नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें उपधारा 3 में बताई गई है, तो वो 4 में उसका पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। उसका उल्लंघन जो करेगा ना, तो 3 साल एंड फाइन भी, ठीक है, 3 ईयर एंड फाइन भी। 45 अपराधों का संज्ञान लेने की बात करता है। 45 अपराधों का संज्ञान लिया जाता है 45 में, ये भी इम्पोर्टेंट है।
फर्स्ट इसका है, कोई न्यायालय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लेगा। बस आप इतना याद रख लीजिए, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप फिर बाद में पढ़ लीजिएगा बेयर एक्ट। ये सब याद करने के लिए शॉर्ट में बना के चलिए, तो ये याद हो जाएंगे, तो बेयर एक्ट में बस एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? तो कोई भी न्यायालय लेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लेगा, ठीक है, मंजूरी लेने की जरूरत होगी। और 47 है अधिकारिता का वर्जन, बार जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन को बार करता है 47, किसकी जुरिस्डिक्शन का? तो जो सीपीसी है ना, उसके जुरिस्डिक्शन का, सीपीसी के जुरिस्डिक्शन का बार करता है। तो सिविल कोर्ट में कोई बात आवेदन अपील पुनरीक्षण नहीं होगा। किसका नहीं होगा? तो जो डीएम एंड अथॉरिटी ने जो आदेश दिया है और कोई ये कार्यवाही की है उनके खिलाफ कोई ये सीपीसी के लागू नहीं होगी उनमें, ठीक है, उनका पुनरीक्षण अपील वगैरह नहीं होगी। 49 सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण की बात करता है ना। गुड फेथ में कोई कार्यवाही की है और ये डीएम वगैरह ऑफिसर्स वगैरह अपने गवर्नमेंट ने, तो इसमें सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण है। तो इसमें 2 क्लॉज दिए गए, एक कहता है सरकार, मजिस्ट्रेट और डीएम को प्रोटेक्शन की बात करी गई है, और बी में सेना की प्रोटेक्शन की बात की, सेना ने कोई कार्य किया है सद्भावपूर्वक गुड फेथ में तो उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा 49 में, ठीक है। संरक्षण की बात करता है 49। अब आता है 51, इंपॉर्टेंट सेक्शन करवा रही हूँ मैं, जो आ सकती है एग्जाम में, बस मैं वही करवा रही हूँ। 51 अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के फर्स्ट पॉइंट इसका पासपोर्ट, सेकेंड है आयुध लाइसेंस अनुज्ञप्ति को परिबद्ध किया जाना, है ना। अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति जो है उसका जो पासपोर्ट है और आयुध है, आयुध का जो उसका लाइसेंस है उसको परिबद्ध कर लिया जाएगा, ठीक है। चार्ज शीटेड कर लिया जाएगा। कौन करता है? कोर्ट करती है, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय आदेश करती है और न्यायालय के आदेश के द्वारा किया जाता है। 51A 52 दोनों सेक्शंस को कनेक्ट कर लीजिए। दोनों क्या बात करती है? पावर की बात करती है, 51A एंड 52। तो पावर की बात करती है, किसकी पावर है इसमें? तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर दी गई है 51 में, इसमें कुछ पावर है 51 में। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, तो इसमें 51 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, और 52 नियम की बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स की बात करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है उनके बारे में 52 में है। 53 नियम का सदनों के समक्ष रखा जाना। 53 क्या जो नियम बनाए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 52 में, तो 53 में वो जो नियम जो संसद के दोनों सदन हैं उनके समक्ष रखे जाएंगे, 30 डेज के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 7 तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कुछ अपनी रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप कुछ सुधार चाहते हैं, मेरे अंदर कोई कमियां है वो बताइए, और आप लाइक वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। और हम ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, हमारे करवाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे हम, और आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।